हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार शैलेश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शैलेश राय, अध्यापक विपिन बिहारी इंटर कॉलेज झांसी। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी भाषा के विकास के क्रम में खड़ी बोली हिंदी का विकास देखेंगे। इसके पूर्व हमने हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहला भाग का वीडियो अपलोड कर दिया है और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये दूसरा भाग जो खड़ी बोली हिंदी का विकास क्रम है उसे आप समझ नहीं पाएंगे। एक और रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आए स्टूडेंट्स, आज चर्चा करते हैं खड़ी बोली हिंदी की। जैसा कि हमने इसके पूर्व की क्लास में बताया था कि हिंदी भाषा के विकास क्रम में वैदिक संस्कृत से होते हुए कैसे खड़ी बोली हिंदी तक हिंदी भाषा का विकास क्रम है, और उसी कड़ी में आज हम खड़ी बोली हिंदी की चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के ये जो 3 स्लाइड्स दिए गए हैं, इस स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि खड़ी बोली हिंदी का जो नामकरण है वो क्यों पड़ा और क्या क्या ऐसे कारण थे जिन कारणों से खड़ी बोली हिंदी कहा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु इस पर हम चर्चा करेंगे वो खड़ी बोली हिंदी गद्य का आरंभ, जिसमें 4 महान लेखकों का योगदान और दो राजाओं का योगदान। और तीसरी जो महत्वपूर्ण स्लाइड्स है उसमें हम देख सकते हैं कि जो खड़ी बोली हिंदी की जो भाषा है वो क्षेत्रवार कैसे बोली जाती है और कैसे उसका फैलाव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम एक एक करके तीनों बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखें खड़ी बोली हिंदी। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का भाव ये कि जिस हिंदी का प्रयोग हम अपने बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। और इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग साहित्यकारों द्वारा अपने अपने तर्क दिए गए हैं और उन्हीं तर्कों के आधार पर इन्हें खड़ी बोली हिंदी कहा गया है। पहला जो तर्क है हम देख सकते हैं कि कई विद्वानों ने ये कहा, कई साहित्यकारों ने ये कहा कि ये खरी बोली है। खरी यानी इसकी आवाज़ में जो कर्कशता है, तो इस कारण से ये खरी बोली कहा गया और बाद में यही खड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया, जो खड़ी भाषा के साथ लग गया। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो ब्रजभाषा की तुलना में खड़ी बोली के लिए कहा जाता है, और वो ये कि अक्सर कहा जाता है कि ब्रजभाषा की तुलना में जो खड़ी बोली हिंदी थी वो काफ़ी कर्कश थी, और इस कारण से, चूँकि ब्रजभाषा काफ़ी मीठी भाषा है, तो इस कारण से कर्कशता के कारण इन्हें खड़ी बोली कहा गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मेरठ के आसपास चूँकि ये खड़ी बोली काफ़ी बोली जाती है और इसका उदय भी मेरठ से ही हुआ है, तो मेरठ के आसपास वहाँ की जो पड़ी बोली थी उनमें खड़ी मात्रा लगा के लश्करों का प्रयोग किया गया और इस कारण इन्हें खड़ी बोली कहा गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण अपने अपने तर्क थे जिन कारणों से इसे खड़ी बोली हिंदी कहा गया। एक और महत्वपूर्ण बात जिसे देखना अनिवार्य है और वो ये कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो हम देख सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में के प्रारंभ में अमीर खुसरो महोदय हुए थे। इन्होंने खड़ी बोली को पहेलियों में रचकर साहित्य के लेखन का सिरगणेश किया था, या ये कह सकते हैं कि साहित्य में खड़ी बोली सबसे पहली बार पहेलियों के रूप में आई और वो अमीर खुसरो द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर ये कहें कि खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन थी, तो वो कह सकते हैं कि चंद छंद वर्णन की महिमा। ये ध्यान रखना है छात्रों कि अक्सर सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में भी ये एक प्रश्न निश्चित इससे आता है कि खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। तो हम कह सकते हैं चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके कवि थे कवि गंग। एक और महत्वपूर्ण बात इस रचना के संदर्भ में कि ये जो चंद छंद वर्णन की महिमा थी, इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली, इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मिश्रण रूप था। यद्यप हम कहते हैं कि ये खड़ी बोली की पहली रचना थी, लेकिन कहीं न कहीं इसमें ब्रजभाषा का भी पुट था। आगे देखें जो दूसरा स्लाइड है, हम अब देखने का प्रयास करें कि खड़ी बोली जो गद्य का आरंभ है वो कहाँ से हुआ और इसमें किन लोगों का योगदान था। तो इसके पहले मैंने चर्चा की कि इसमें 4 महालेखक
और दो राजाओं, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के विकास में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का अहम योगदान था और यही कारण है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। लेकिन उसके पूर्व खड़ी बोली को विकास देने में 4 महालेखकों का योगदान रहा और 2 राजाओं का योगदान रहा। हम आगे एक एक करके देखेंगे। ये जो 4 महालेखक थे वो कौन कौन से थे, तो हम देख सकते हैं कि एक तो इंसा अल्लाह खां, दूसरे मुंशी सदा सुखलाल नियाजी, तीसरे लल्लू लाल और चौथे सदल मिश्र। ये 4 महालेखक थे। इनकी रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पहला हम देख सकते हैं कि इंसा अल्लाह खां की रचना थी रानी केतकी की कहानी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। मुंशी सदा शुक्ला की रचना थी सुख सागर और लल्लू लाल की रचना थी प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना थी नासिकेतो पाख्यान। तो ये चारों रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं और लगभग हर परीक्षाओं में पढ़ी जाती हैं। इन 4 रचनाओं में अगर हम ये कहें कि रानी केतकी की कहानी, सुख सागर, प्रेम सागर और नासिकेतोपाख्यान में सबसे श्रेष्ठ रचना अगर कोई थी तो वो थी नासिकेतोपाख्यान। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है कि ये जो 4 महालेखक थे, इनकी रचनाएं और ये लेखक ये काफ़ी प्रसिद्ध है और हर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आए चर्चा करें हम जो 2 राजा थे जिनका योगदान खड़ी बोली हिंदी में काफ़ी अहम रहा, और वो राजा थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इनकी रचनाओं में कुछ विशेष बातें थी, उन बातों को हमें देखना होगा। और वो ये कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो खड़ी बोली थी उसमें अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया था, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया था। तो ये 2 मुख्य अंतर थे खड़ी बोली में इनके प्रयोग को लेके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। अब आए हम इस बिंदु पर चर्चा करें कि खड़ी बोली हिंदी का जो क्षेत्र है उसका फैलाव कहाँ कहाँ है। तो हम देख सकते हैं कि खड़ी बोली का क्षेत्र एक तो बुंदेलखंड और दूसरा पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश और कुछ पंजाब का जो क्षेत्र है जैसे अम्बाला। हम देख सकते हैं कि पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में जैसे क्षेत्र आते हैं रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और देहरादून। हालांकि देहरादून अब उत्तराखंड में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां खड़ी बोली पनपी और विकसित हुई। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है उसे हम देख सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का पहला समाचार पत्र, या यूँ कहें कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है, तो वो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंड मार्तंड। ये देख सकते हैं, ये पहला समाचार पत्र था जो 1826 में संपादित हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, हम देख सकते हैं, उनका नाम था जुगल किशोर। क्या नाम था? जुगल किशोर। तो जुगल किशोर महोदय ने हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था उदंड मार्तंड, इसका संपादन किया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सारे जो परीक्षार्थी हैं और सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे आएँ, एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और वो ये कि स्पष्ट है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास हुआ भारतेंद्र के समय से, और कहा जाता है कि गद्य का विकास हुआ तो पद्य कहीं ना कहीं कमज़ोर होता गया, लेकिन ऐसा नहीं था। और हम देख सकते हैं कि इसी क्रम में हिंदी का पद्य भी विकसित होता गया और निरंतर समृद्ध होता गया। और जिसका उदाहरण हम सभी जानते हैं कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारे जो महत्वपूर्ण काल थे आधुनिक काल में, उनकी जो प्रवृत्तियाँ थीं उसमें हिंदी का पद्य काफ़ी विकसित हुआ। आगे हम देख सकते हैं कि इसकी चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य के विकास में महती भूमिका निभाई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन्हीं के कारण कहीं न कहीं हिंदी गद्य का विकास हुआ और हिंदी के जनक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और वो ये कि खड़ी बोली गद्य का हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास था और जिसके रचनाकार थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर खड़ी बोली से पूछा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन था। तो प्रिय प्रवास और उसके
लेखक कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। आगे हम देखें, ये हमने देखा कि कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का विकास किया। लेकिन अगर हम यूँ कहें कि खड़ी बोली को पूर्णतः काव्य भाषा के रूप में अगर किसी ने प्रतिष्ठित किया तो वो हमारे द्विवेदी काल में, और इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का अहम योगदान था। तो हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली पूर्ण रूप से काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर चर्चा करना अनिवार्य है, वो ये कि खड़ी बोली हिंदी को लोकप्रिय बनाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैत्री शरण गुप्त, प्रेमचंद आदि साहित्यकारों का योगदान रहा, जबकि खड़ी बोली हिंदी को व्याकरणिक शुद्ध पे मानक रूप में पहचान दिलाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल का अहम योगदान रहा। हम सभी जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो सरस्वती पत्रिका थी उसके माध्यम से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का काफ़ी विकास किया, और उनका अहम योगदान था व्याकरणिक शुद्ध मानक रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें जरा। आगे देख सकते हैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, और वो ये कि चाहे हम जो बोलियां हैं, चाहे ब्रज हों, अवधी हों, मैथिली हों, भोजपुरी हों, गढ़वाली हों, इन बोलियों में जितने भी कवि हुए वो साहित्य की धरोहर माने जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अवधी भाषा में, जैसे हम कह सकते हैं कि अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा, मैथिली भाषा में विद्यापति ने लिखा, भोजपुरी भाषा में लिखा लोगों ने, गढ़वाली भाषा में लिखा, कबीर को हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा में लिखा, पंचमेल खिचड़ी में लिखा, सूरदास ने ब्रजभाषा में लिखा, बिहारी ने ब्रजभाषा में लिखा, विद्यापति ने अपभ्रंश और मैथिली भाषा में लिखा। तो ये इन सारी भाषाओं में इन्होंने लिखा, लेकिन मूल रूप से ये हिंदी के ही कवि माने जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, गढ़वाली आदि बोलियों का साहित्य भी हिंदी की ही धरोहर है। स्पष्ट है? अब हम अंतिम स्लाइड्स में आए और ये देखें कि हिंदी की जो भाषा है, जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं, उनको हम देखें। उसमें हम देख सकते हैं कि जो पश्चिमी हिंदी है, हिंदी की उपभाषा जो है 5 रूपों में विभक्त है। एक तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। हम देख सकते हैं कि पहाड़ी में जो है ब्रज बोली जाती है, पहाड़ी में फिर पश्चिमी हिंदी में ब्रज बोली जाती है, फिर बांगड़ू बोली जाती है, फिर खड़ी बोली बोली जाती है, और फिर बुंदेली और कन्नौजी। तो ये 5 जो भाषाएं हैं वो पश्चिमी हिंदी में के अंतर्गत आती हैं। आगे देख सकते हैं कि जो पूर्वी हिंदी है उसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी ये 3 उपभाषाएं हैं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। आगे देख सकते हैं कि राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी, ये 3 उपभाषाएं हैं जो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत बोली जाती हैं। चौथा है बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये उपभाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। आगे हम देख सकते हैं अंतिम है पहाड़ी, और हम देख सकते हैं कि पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये 3 उपभाषाएं हैं जो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत बोली जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे समझना अनिवार्य है हमारे लिए, और वो ये कि जो भारत की संविधान सभा है उसने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा था। स्पष्ट है, राजभाषा के रूप में स्वीकारा था, और आर्टिकल अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये भी मान्यता हमारे संविधान ने दिया है। और यही एक कारण था कि ये जो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में जो दर्जा दिया गया संविधान सभा के द्वारा, इसी कारण से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा कि कैसे हिंदी को 14 सितंबर 1949 के संविधान द्वारा स्वीकारे जाने के कारण हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।